हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करती हूँ आप घर पे सभी सेफ हैं, अच्छे से हैं, सुरक्षित हैं और स्टडी के ऊपर फोकस किए हुए हैं। स्टूडेंट्स, क्लास 11th हिस्ट्री में टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर 11 एंड दैट इज पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आधुनिकीकरण के रास्ते। अब बात हो रही है आधुनिकीकरण के रास्ते की, तो मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग क्या है कि अपनी बेसिक कंडीशन से आगे जाकर आधुनिकता की तरफ बढ़ने वाले कंट्री। आप सभी को पता है कि क्लास 11th में हमारी जो हिस्ट्री है वो सारी की सारी वर्ल्ड हिस्ट्री है। जितने भी चैप्टर्स हमने रीड किए हैं वो हमारे सारे के सारे बेस्ड हैं किस पे, वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर। अब उसके बाद बात करते हैं हम मॉडर्नाइजेशन की जो बात हो रही है वो किन किन कंट्रीज के बारे में हो रही है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं दो ऐसे पावरफुल कंट्री के बारे में कि कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग थी उनका जो पास्ट का जो टाइम था उससे ज्यादा ऊपर उठकर उन्होंने खुद को आगे मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो लेके गए, खुद को आधुनिकीकरण की तरफ लेके गए। एंड द कंट्री इज जापान एंड चाइना। इस चैप्टर में हम रीड करेंगे जापान के बारे में और चाइना के बारे में। जो आप सभी को पता है कि प्रेजेंट में भी बहुत कह सकते हैं कि जापान है वो बहुत पावरफुल कंट्री के रूप में आज हमारे सामने है, लेकिन एज इट इज सिचुएशन जो प्रेजेंट में है इसकी, कह सकते हैं कि वो पास्ट में इस टाइप की सिचुएशन नहीं थी। लेकिन किस प्रकार से इसने अपने आप को प्रोग्रेस की तरफ ले जाते हुए, उन्नति की तरफ ले जाते हुए, अपना आधुनिकता की तरफ बढ़ते हुए कह सकते हैं खुद को आज के टाइम में एक पावरफुल कंट्री के रूप में स्टैब्लिश किया है। और सेकंड जो कंट्री है वो रीड करने वाले हैं हम आज इसमें चाइना के बारे में। लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। चाइना एंड जापान आर सिचुएटेड इन फार ईस्ट एशिया। सबसे पहले जब हम बात करते हैं इसके लोकेशन की, सभी को पता है कि एशिया के जो कंट्री है ये एशिया में सिचुएटेड है दोनों ही कंट्री, जो जापान है और चाइना है दोनों। लेकिन जो एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है उसके कौन से पार्ट में, ईस्ट पार्ट में है, यानी कि जो पूर्व का जो हमारा एशिया का पार्ट है उसमें जापान और चाइना दोनों ही पूर्व के देश हैं। अब इन दोनों की ही बात जब हम कर रहे हैं तो दोनों की तरफ कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों ही कंट्रीज के बारे में अलग अलग स्टडी करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे चाइना और जापान के बारे में बेसिक सा डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंसेस है दोनों ही कंट्रीज के बीच में। उसके बाद जापान और चाइना दोनों के बारे में अलग अलग इनके एक लंबे टाइम पीरियड से, यानी कि 15 से लेके और मॉडर्न एज तक का जो टाइम पीरियड था उसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डिफरेंसेस बिटवीन चाइना एंड जापान। कॉन्टिनेंटल कंट्री, जो चाइना है सभी को पता है कि एक कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय देश है, जबकि जापान के बाद इसमें देखें हम कि जापान की जो लोकेशन है वो किस टाइप की है, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। जापान है वो द्वीपों से घिरा हुआ एक कंट्री है, जबकि जो चाइना है वो क्या है, महाद्वीपीय है, यानी कि लैंड एरिया उसमें ज्यादा है। अब जब बात करते हैं जापान की, तो इसमें जापान में कह सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे द्वीप हैं जो कि बहुत फेमस है, जो इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो इसमें होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होक्किडो, ये चार मैंने आपको इसमें आइलैंड बताए, चार द्वीप बताए, जो कि कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो इन आइलैंड का जापान में है। सबसे पहले मैंने आपको बताया होन्शु, क्योन्शु, शिकोकू और होकुगु, ये चार आइलैंड हैं जिनका एक ग्रुप है जापान में। हम बेसिक डिफरेंस देख रहे हैं बिटवीन जापान एंड चाइना के बारे में। सेकेंड में हम देखेंगे 3 मेजर रिवर्स। जब हम चाइना की बात करते हैं तो इसमें 3 मेन नदियां हैं जो यहाँ पर फ्लो होती हैं। कौन कौन सी हैं, येलो रिवर, यांगत्सी एंड पर्ल रिवर। 3 नदियां आपको बताई, येलो एंड यांगसी एंड पर्ल, ये तीनों ही रिवर्स यहाँ की मेन रिवर्स हैं चाइना की, जो यहाँ पर फ्लो होती हैं। उसके बाद बात आती है जापान में। जापान हमको पता है कि सभी को आइलैंड वाला एरिया है मोस्टली वो, तो लेकिन नो मेजर रिवर, यहाँ की कह सकते हैं छोटे छोटे रिवर्स तो हैं, लेकिन मेजर रिवर्स यहाँ पर नहीं है जिनका हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। कोई मुख्य नदी यहाँ पर नहीं है जिस प्रकार की चाइना में है। नेक्स्ट हम देखते हैं माउंटेनियस रीजन, कि जो चाइना का जो कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर है वो माउंटेनियस है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र है ये। एंड जापान क्या है, 50% एरिया इज माउंटेनियस एक्टिव, और इसमें जो जापान में है जो उसका 50% एरिया वो कैसा है, वो माउंटेनियस जो है एरिया है।
तो इसमें देखा कि हमने इसका मोस्टली, चाइना का मोस्टली जो रीजन है वो पूरा का पूरा क्षेत्र है माउंटेनियन है, और इसमें जापान में क्या है 50% है। उसके बाद हम देखते हैं लैंग्वेज, कि जापान की लैंग्वेज और चाइना की लैंग्वेज कौन कौन सी है। लैंग्वेज देखते हैं चाइनीज एंड कॉन्टिनेंस। जापानी लैंग्वेज किसकी है, जापान की है, यानी कि जो चीन की लैंग्वेज है वो चाइनीज है, और जापान की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, चाइनीज है। यहाँ पर हम सिर्फ एक कह सकते हैं कि बेसिक सा डिफरेंस देख रहे हैं बिटवीन चाइना एंड जापान के बारे में। इनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो हम अलग अलग स्टडी करने वाले हैं। अब इसके बाद आते हैं फूड हैबिट की बात आती है, कि फूड हैबिट है कि वो कौन कौन सी है। यहाँ पर जो खाना है वो किस टाइप का है, जापान में जो खाना है वो किस टाइप का है। सबसे पहले देखते हैं फूड हैबिट में। यहाँ पर आता है वीट, पेस्ट्रीज, डिमसम और राइस। अब इसके बाद वीट, राइस, ये सारी सभी को पता है वैसे, लेकिन मैं आपको इसमें बताती हूँ कि जो डिमसम है, डिमसम एक खास डिश है। ये जब हम पूरा चाइना का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी। इसमें डिमसम एक खास है जिसमें कह सकते हैं कि सब्जी वगैरह जो होती है उनको रोल करके कुछ बनाया जाता है। तो यहाँ के जो फूड में मेन आते हैं वो है वीट, पेस्ट्रीज, डिमसम और राइस। जबकि जापान में देखते हैं हम, जापान में राइस, वीट, फिश। अब इसमें 3 बताए मैंने आपको, राइस, वीट एंड फिश। अब जब फिश की बात आती है जापान की, तो फिश में क्या है, यहाँ पर जो रॉ फिश होती है उसको कहा जाता है कि बहुत ही पावरफुल होती है, हेल्थ के लिए स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है जिसको, वो कौन सी है, साशिमी और सुशी। ये मैं आपको फिश के टाइप बता रही हूँ जापान में। फिश के टाइप कौन कौन से हैं इसमें, फिश, रॉ फिश है जो कि कच्ची मछलियां हैं, उनमें साशिमी और दूसरी मैंने आपको बताई सुशी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बेसिक सा डिफरेंस है। अब इसके बाद एक और डिफरेंसेस देखते हैं हम चाइना और जापान के बीच में, कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एनिमल रियरिंग की जाती है, यानी कि पशुओं का जो पशुपालन है वो बहुत ज्यादा होता है चाइना में, जबकि लेक ऑफ एनिमल रियरिंग इन जापान। जापान में क्या है, जापान में एनिमल्स जो रियरिंग है यानी कि पशुपालन है वो बहुत ही कम है। स्टूडेंट्स, हमने इस टाइप से देखा कि जापान और चाइना के बीच में बेसिक सा डिफरेंस देखा। दोनों ही जो कंट्रीज हैं मैंने आपको बताया कि एशिया के ईस्ट पार्ट में है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इनमें बेसिक जो कह सकते हैं कि डिफरेंसेस हैं वो क्या क्या है, कि जो चाइना है वो क्या है, माउंटेन एरिया ज्यादा है वहां पर। सेकंड मैंने आपको बताया कि कॉन्टिनेंटल कंट्री है, साथ में इसमें क्या है, जापान में ज्यादा आइलैंड है। उसके बाद यहाँ पर मेजर 3 रिवर्स मैंने बताई चाइना में, जबकि इस टाइप की रिवर्स हमने जापान में नहीं है। कह सकते हैं कि मेन या मेजर रिवर्स हैं वो जापान में उनकी लेक है। उसके बाद हमने देखा इसमें कि यहाँ की लैंग्वेज चाइना की चाइनीज है, जापान की जापानीज है। साथ में एनिमल रियरिंग्स चाइना में ज्यादा होती है जबकि जापान में बहुत कम होती है, यहाँ कह सकते हैं कि ना के बराबर होती है। उसके बाद है मेन जो फूड हैबिट्स है सेम सी हैं, ज्यादा डिफरेंसेस इनके बीच में नहीं है। सिर्फ एक मैंने आपको बताया कि यहाँ की एक मेन डिश चाइना की बताई डिमसम, एंड जापान की मैंने आपको बताई कि जो रॉ फिश है, कच्ची मछली है, उसके बारे में बताया। अब उसके बाद हम स्टडी करेंगे दोनों ही कंट्रीज की अलग अलग टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक जापान। सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं जापान की बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद मैं आपको बताती हूँ इसमें कि इसकी जो टाइम लाइन है यानी कि इसकी जो काल रेखा है वो किस प्रकार से स्टार्ट होकर कैसे स्टार्ट हुई, साथ में किस प्रकार से जो ये टाइम लाइन थी कह सकते हैं कि आज के टाइम पीरियड तक मॉडर्नाइजेशन की तरफ किस प्रकार से गई थी। लेट्स कंटिन्यू। टाइमलाइन के बारे में देखते हैं। हम सब स्टार्ट करते हैं इसको 1603 से कि जो वहां पर शासन कर रहा था तोकुगावा वंश, यानी कि तोकुगावा डायनेस्टी की वहां पर रूल करने वाले थे। स्टैब्लिश द ईदो शोगुन शासन को उन्होंने वहां पर स्थापित कर दिया था। उसके बाद 1603 के बाद ये हम इसमें आज स्टडी करेंगे सिर्फ इसके मेन जो टाइमलाइन है उसके बारे में, कि एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं जापान का कि कौन सा शासन वहां पर सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ, उसके बाद धीरे धीरे कि कौन कौन सी टाइमलाइन तक आते आते क्या क्या चेंजेस जापान में आए, उसके बाद इसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। उसमें देखा 1868 की बात करें हम तो यहाँ पर रिस्टोरेशन हुआ था मेजी वंश का यानी कि मेजी पुनर्स्थापन हुआ था। यहाँ पर मेजी लोगों का जो शासन था वो वहां पर स्टैब्लिश हो गया था। 1889 की बात करते हैं तो मेजी ने कॉन्स्टिट्यूशंस इनेक्टेड, कि मेजी का जो संविधान था वो यहाँ पर स्टैब्लिश हो रहा है। उसके बाद 1894 और 95 की बात करते हैं यहाँ पर
तो यहाँ पर वार बिटवीन जापान एंड चाइना, देखो दो ही कंट्री के बारे में हम रीड कर रहे हैं, जापान के बारे में और चाइना के बारे में। दोनों के बीच में वार की जो सिचुएशन थी वो कौन से टाइम पीरियड के दौरान आई थी, तो वो आई थी 1894 और 95 के दौरान दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति थी। उसके बाद 1945 की टाइमलाइन देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम सभी को पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो स्टार्ट हुआ था 1939 में, और एंड जो इसका हुआ था वर्ल्ड वॉर का 1945 में। जैसा कि हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमने वर्ल्ड वॉर के बारे में रीड किया था, तो उसमें हमने देखा था कि जब एटॉमिक बॉम्ब्स थे, जो परमाणु बम थे, वो गिराए गए थे ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त को। इन दोनों की जो टाइम पीरियड था ये था 6 अगस्त और 9 अगस्त। 6 और 9 अगस्त को 1945 में अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए, क्योंकि आपको पता है एक्सिस पावर और के बीच में और उनके एलाइज पावर के बीच में जो युद्ध चल रहा था, तो उसमें 3 जो कंट्रीज थे, जर्मनी, जापान एंड इटली, तीनों साथ थे, जिसमें कह सकते हैं कि जो इटली और जर्मनी था दोनों ही युद्ध से हार चुके थे, दोनों ही इस वॉर से बाहर निकल चुके थे। सिर्फ अकेला उनमें से एक्सिस पावर में से कौन सी कंट्री बची हुई थी, जापान बचा हुआ था। और जापान को हराना कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल था अगर अमेरिका उसके ऊपर एटम जो बम है वो उसका यूज नहीं करता था। तो ये बात थी 1945 की 6 अगस्त और 9 अगस्त को, जब क्या हुआ था, एटम बम गिराए गए किसके ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी, 2 मेजर जो सिटीज थे जापान के, उनके ऊपर। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि 1945 में इतने बड़े कह सकते हैं इंसिडेंट के बाद जापान ने खुद को एक पावरफुल जो कंट्री है, एक मॉडर्न कंट्री के रूप में आज हम इसको कह सकते हैं कि कितने मॉडर्न कंट्री के रूप में इन्होंने किस प्रकार से अपने आप को स्टैब्लिश किया है, कितनी कह सकते हैं कि कितनी ज्यादा इन्होंने अचीवमेंट की है। और उसके बाद हमने देखा कि 1945 के बाद जो जापान है किस प्रकार से प्रोग्रेस की तरफ जा रहा था। उसके बाद आती है बात 1956 की। 1956 में जापान बिकम्स ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सभी को पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो उसके बाद 1945 में यूएन की स्टैब्लिश किया गया था, यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। और ये जो यूनाइटेड नेशन है, इसका जो मेंबर था जापान कब बना था, 1956 में, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा टाइम पीरियड लग गया था इसको इस चीज से उभरने में कि इसके ऊपर जो एटम कह सकते हैं कि एटॉमिक जो बॉम्ब्स का प्रयोग हुआ था, परमाणु बमों का जो प्रयोग हुआ था, उसके बाद इसने सिचुएशन को संभालने में, और 1956 में क्या हुआ था कि ये जापान ने जो यूएन की कह सकते हैं कि उसका एक मेंबर के रूप में एंट्री हो गई थी। उसके बाद बात करते हैं हम 1964 की। देखो हमने स्टार्ट किया था ये 1603 से 1603 से स्टार्ट किया था। उसके बाद मैं सिर्फ आपको टाइमलाइन बता रही हूँ कि जापान ने किस प्रकार से धीरे धीरे आते आते ये प्रोग्रेस की तरफ आ रहा है। तो उसके बाद हम बात करते हैं 1964 में ओलंपिक गेम्स हेल्ड किए गए फर्स्ट टाइम एशिया, यानी कि एशिया में जब फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जब ओलंपिक गेम्स शुरू किए गए, तो वो फर्स्ट टाइम कहाँ पे हेल्ड करवाए गए थे, कहाँ पर किए गए थे, टोक्यो में, जापान में। पॉलिटिकल सिस्टम उसके बाद एशिया में किया गया था। उसके बाद जो पॉलिटिकल सिस्टम था जापान में वो किस प्रकार का था, देखो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया 1603 से कि जब तोकुगावा जो डायनेस्टी थी वो वहां पर रूल कर रही थी। उसके बाद मैंने आपको बताया 1686 में मेजी पुनर्स्थापन को जो जापान की हिस्ट्री में है उसमें सबसे मेन माना जाता है, क्योंकि इसके बाद 1868 के बाद इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया था, इनका संविधान लागू करना शुरू हुआ था। इन लोगों ने कह सकते हैं बहुत ज्यादा चेंजेस किए, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की तरफ ये लेके गए थे जापान को। उसके बाद वार हुए बिटवीन चाइना एंड जापान। उसके बाद बात आती है 1945 की, एटम बम का जब प्रयोग किया गया इनके ऊपर। साथ में 1956 में मेंबर बन गया था जापान था जो यूनाइटेड नेशन का। उसके बाद बात आती है 1964 की, एशिया में फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे जो कह सकते हैं कि ओलंपिक गेम जब एशिया में हेल्ड किए गए फर्स्ट टाइम, तो वो कहाँ पर किए गए थे, टोक्यो जापान में। उसके बाद आते हैं पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था जापान में। स्टार्टिंग की टाइम लाइन के अकॉर्डिंग हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर हेड होता था जापान का 12th सेंचुरीज तक की बात करें हमने यहाँ से 12th सेंचुरीज तक की बात की है, तो इसमें एम्परर होता था सबसे हेड, यानी कि जो सम्राट होता था वो जापान का हेड होता था। हम बात कर रहे हैं 12वीं शताब्दी तक की। उसके बाद इसकी जो कैपिटल थी उस टाइम पीरियड के दौरान वो कौन सी थी, क्योटो थी। तो हमने आज बात की जापान के बारे में कि 12th सेंचुरीज तक जापान के ऊपर कौन हेड बन के काम कर रहा था, एम्परर, वहां का सम्राट के नाम पर सारा का सारा शासन चलने लगा। अब उसके बाद बात आती है 12th सेंचुरीज के बाद की।
12th सेंचुरी के बाद क्या हुआ था कि धीरे धीरे जो सिचुएशन थी वो चेंज होने लगी थी। एम्परर की जो पावर थी उसको लोग कह सकते हैं कितना ज्यादा उनकी जो राइट्स वगैरह थे एम्परर के वो कम होने लगे थे। उसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होती आई और धीरे धीरे कह सकते हैं कि अलग अलग डायनेस्टी आई, वहां पर भी अलग अलग वंश स्थापित हुए, एक दूसरे को हटाते गए और दूसरी डायनेस्टी वहां पर आती गई। उसके बाद 1868 में इम्पोर्टेंट चेंजेस आया जापान के बीच में, जब वहां पर क्या हुआ था, मेजी पुनर्स्थापन होता है, या इसको बोलते हैं रिस्टोरेशन ऑफ मेजी। इसके बाद बात आती है जापान की, कि जापान ने किस प्रकार से धीरे धीरे कौन कौन से वंश आए, उन्होंने क्या क्या काम किया, किस प्रकार से ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हुए आगे प्रोग्रेस की तरफ जाते चले गए। तो स्टूडेंट्स आज हमने इसमें रीड किया कि चाइना के बारे में हम बात कर रहे हैं और साथ में दूसरा कंट्री हमने लिया है जापान। ये हमारे चैप्टर है 11 पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आधुनिकीकरण की तरफ। आधुनिकीकरण की तरफ जब हम बात करते हैं तो दो कंट्रीज का नाम सबसे बेसिक में सबसे मेन आता है जापान और चाइना का। दोनों ही जो कंट्री है उनके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। आज हमने बेसिक से इन्फॉर्मेशन देखी, इसमें जापान और चाइना के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, किस टाइप की इनकी लोकेशन है, किस टाइप का इनका रहना जो है वो है। साथ में हमने थोड़ी सी टाइमलाइन देखी है जापान की, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू